मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अब मैं विज्ञान का दूसरा पाठ जंतुओं की जीवन पद्धति इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जीवन पद्धति प्राणियों में जीने का तरीका उनके पर्यावरण पर निर्भर करता है। उनके भोजन, श्वसन और गति आदि करने के सभी अंग उनके वातावरण के अनुसार होते हैं। अब हम जंतुओं के आहार के बारे में सबसे पहले पढ़ें। जंतुओं को अपनी वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं के भोजन करने की आदतें उनके विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर करती है। भोजन के अनुसार ही उनके मुख की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, उसी प्रकार उनके दांत भी होते हैं। केवल पेड़ पौधे खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, हिरन आदि। इनके दांत पेड़ पौधे खाने के अनुकूल होते हैं। इनके दांत काटने में तेज और पैने होते हैं। ये चौड़े होते हैं और भोजन को चबाने के लिए शक्तिशाली होते हैं। कुछ जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ये जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। बाघ, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि मांसाहारी जंतु हैं। इनके पास अपने भोजन को चीरने, फाड़ने के लिए नुकीले दांत होते हैं। इनके अगले दांत मुड़े हुए होते हैं। हड्डियां पीसने और मांस को चबाने के लिए अलग अलग शक्तिशाली दांत होते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधे और जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं। ऐसे जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता, भालू आदि। कुछ जंतु फल और बीजों को कुतर कुतर कर खाते हैं। ऐसे जंतु कृंतक कहलाते हैं, जैसे खरगोश, चूहा और गिलहरी। पक्षी विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। ये भोजन को चोंच और पंजों की सहायता से पकड़कर खाते हैं। बतख की चोंच चौड़ी होती है। उल्लू और बाज की चोंच कुंडी के आकार की होती है। कठफोड़वा की चोंच छेनी के आकार की होती है, जिससे यह पेड़ में छेद करके अपना भोजन प्राप्त करता है। गौरैया की चोंच तेज, नुकीली और शक्तिशाली होती है। ये शिकार पकड़ने के लिए अपने पंजों का प्रयोग करती है। मेढक की जीभ चिपचिपी होती है। मेढक अपनी जीभ पर कीटों को चिपका लेता है। जीभ तेजी से बाहर निकलता है और कीट उसमें चिपक जाते हैं और फिर तेजी से जीभ अंदर कर लेता है और इस प्रकार वह अपना भोजन प्राप्त करता है। कीट जैसे तितली आदि के मुख के भाग रस चूसने के अनुसार बने होते हैं। अब जंतुओं में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। सभी जंतु जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। विभिन्न प्राणी विभिन्न प्रकार से सांस लेते हैं। जितने भी जीव हैं वो सभी जीव सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फेफड़ों द्वारा श्वसन करने वाले जीव कौन कौन हैं? मनुष्य, सभी स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर फेफड़ों से श्वसन करते हैं। फेफड़ों की संरचना रबर नुमा थैली जैसी होती है, माने लचीली होती है। फेफड़ों में सूक्ष्म रक्त नलिकाओं की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होती है। सूक्ष्म रक्त नलिकाएं होती हैं जिसमें रक्त की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होती है। हम जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार वायु को अपने फेफड़ों की पतली नलियों से रक्त में पहुंचने से पूर्व ही वायु से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसके पश्चात वह शरीर के सभी भागों में लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से पहुंचती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी दिशा में चल देती है और नाक द्वारा या श्वसन अंग द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। गिल्स द्वारा श्वसन करने वाले जीव कौन है? व्हेल और डॉल्फिन तो फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। गिल्स द्वारा श्वसन करने वाले जीव, चूंकि व्हेल और डॉल्फिन फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं, इसलिए सांस लेने के लिए इनको जल से बाहर बार बार जल की सतह के ऊपर आना पड़ता है। गिल्स द्वारा श्वसन
मछलियां पानी में मौजूद ऑक्सीजन को गिल्स द्वारा सोख कर श्वसन करती हैं। गिल्स इनका श्वसन अंग होता है। ये गिल्स पतली पट्टियों की संरचना होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में हमारे फेफड़ों की भांति रक्त की आपूर्ति होती रहती है। मछली अपने मुंह से पानी को खींचती है। जब पानी गिल्स के ऊपर से गुजरता है तो इस ऑक्सीजन मिले हुए पानी से मछलियों का जो गिल्स श्वसन अंग है इसमें उपस्थित ऑक्सीजन ले लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। पानी फिर बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ अन्य जंतु जैसे केकड़ा, झींगा, सीप, टैडपोल, घोंघा आदि में भी श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। रंध्रों द्वारा श्वसन। रंध्रों द्वारा श्वसन करने वाले कौन कौन जीव हैं? वो जितने भी कीट हैं। कीटों के शरीर पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। ये रंध्र श्वास रंध्र कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा वो श्वास लेते हैं। ये श्वास रंध्र वायु नलिकाओं के सिरे हैं। वायु की जो पतली पतली ट्यूब होती, पतली पतली नलिका होती है, उसका बाहरी सिरा ये होता है जो शरीर के प्रत्येक ऊतक तक, प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचते हैं। कीटों में श्वसन क्रिया वायु नलिकाओं द्वारा ही पूरी होती है। जब कीटों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो वायु नलिकाओं में भर जाती है। वायु नलिकाओं के जाल द्वारा, माने पूरा जाल फैला होता है पूरे शरीर में कीटों के, वायु नलिकाओं के जाल द्वारा ही ऑक्सीजन सारे शरीर में फैल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। त्वचा द्वारा श्वसन कौन करते हैं? मेढक के लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल गिल्स से सांस लेता है जैसे मछलियां सांस लेती हैं, परंतु एक वयस्क मेढक भूमि पर अपने फेफड़ों से तथा पानी के अंदर अपनी त्वचा से श्वसन करता है, क्योंकि पानी के अंदर फेफड़े नहीं काम करते। अमीबा, पैरामीशियम तथा फीता कृमि, जिसको टेपवर्म भी कहते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शीय जंतु अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी इसलिए कहा जाता है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के हम इसको नंगी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। केचुआ अपनी पतली नमी युक्त त्वचा से सांस लेता है। जंतुओं में गति के बारे में पढ़ें। जंतु भोजन, पानी, आवास और शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। भिन्न भिन्न जंतु विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। स्तनधारी जंतुओं में गति कैसे होती है? अब चमगादड़ भी एक स्तनधारी जंतु है, लेकिन यह पैरों से नहीं चल सकता। इसके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। अधिकांश स्तनधारी जंतुओं के 4 पैर होते हैं। सामने के 2 पैर, जिसको अग्रपाद कहते हैं, पीछे के 2 पैर पश्चपाद कहलाते हैं। कुछ जंतुओं जैसे गाय, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता आदि को गति करने के लिए 4 पैर होते हैं, जबकि मनुष्य और कंगारू के 2 पैर गति करने के लिए होते हैं। आप देखें चित्र में, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये 4 पैर वाले हैं। मनुष्य को गति करने के लिए 2 पैर है, कंगारू को भी गति करने के लिए 2 पैर है, ये पश्चपाद जिसको बोलते हैं। पक्षियों में गति। पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षियों के पास पश्चपाद होते हैं। वे भूमि पर उतरने, चलने, फुदकने, दौड़ने, बैठने, भूमि को खुरचने एवं शिकार करने के लिए पैरों का उपयोग करते हैं। कुछ जो पक्षी होते हैं, शुतुरमुर्ग, कीवी, ईमू आदि उड़ नहीं सकती हैं, इनके पास पंख नहीं होते हैं। लेकिन या पंख होते हैं तो पंख इतने शक्तिशाली नहीं होते कि उनको उड़ा सके। आप यहाँ देखें, कुछ पक्षियों में गति दिखाई गई है, उड़ते हुए पक्षी। कीटों में गति जैसे है खटमल है, टिड्डा है, काकरोच है, मक्खी है। अधिकांश कीटों के 6 पैर होते हैं। कीट जैसे खटमल एवं जूं पृथ्वी पर अपने पैरों पर रेंगते हैं, जबकि टिड्डा अपने पैरों की सहायता से फुदकता है। चींटी और काकरोच अपने पैरों की सहायता से चलते हैं। मक्खी, मधुमक्खी, ततैया
और टिड्डे में उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं, इन्हीं की सहायता से ये उड़ते हैं। जलीय जंतुओं में गति। मछली और व्हेल जल में अपने पंखों और पूंछ की सहायता से तैरती है। पूंछ तैरने में इनकी दिशा का निर्धारण करता है। यह युग्म पंख की सहायता से, माने दोनों तरफ पंख होते हैं, आप इधर देखें, ये पंख, इधर पंख, इधर पंख, इधर पंख, दोनों तरफ पंख होते हैं, इसलिए इसको युग्म पंख कहते हैं। ये युग्म पंख की सहायता से आगे की ओर गति करती हैं। पेंगुइन अपने अग्रपादों का प्रयोग, अग्रपाद यानी कि पंख के रूप में ये विकसित होता है, अग्रपादों का प्रयोग पंख के रूप में करता है और तैरता है। मेढक के पश्चपाद अग्रपाद की अपेक्षा लंबे होते हैं। ये पश्चपाद उसे कूदने और फुदकने में मदद करते हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये मेढक के पश्चपाद है, ये उसका अग्रपाद है। ये पश्चपाद की सहायता से वो कूदता है और फुदकता है। सरीसृपों में गति। सरीसृप क्या है? जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, सांप है, कछुआ है, ये सब सरीसृप हैं। छिपकली और मगरमच्छ जैसे सरीसृपों के पास रेंगने के लिए छोटे छोटे पैर होते हैं। सांप के पास पैर नहीं होते। ये अपने शरीर पर उपस्थित सल्कों की सहायता से रेंगते हैं। कछुआ अपने अंगों की सहायता से तैरता है। इसमें अग्रपाद और पश्चपाद, ये उसके अंग है, इसी की सहायता से वो तैरता है। मनुष्य में गति। मनुष्य अपने पश्चपादों का प्रयोग खड़े होने, ये उसके पश्चपाद है, और ये हाथ क्या है? मनुष्य के अग्रपाद है। मनुष्य अपने पश्चपाद का प्रयोग खड़े होने, दौड़ने, कूदने आदि में करता है। मनुष्य अपनी अंगुलियों और अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को पकड़ता है। ये उंगली, अंगूठे, इसकी सहायता से वस्तु को पकड़ता है। मनुष्य पृथ्वी पर जंतुओं में सबसे विकसित प्राणी है, लेकिन ये पृथ्वी के लिए, सभी जंतुओं के लिए बहुत मुसीबत भी बन जाता है अगर इसके दिमाग में कुछ फितूर आ जाता है। जंतुओं में प्रवसन या स्थानांतरण। जंतुओं का समूह में एक निश्चित समय के लिए बहुत लंबी दूरी तय करके दूसरे स्थान पर चले जाना और कुछ समय बाद वापस आना प्रवसन या स्थानांतरण कहलाता है। जंतु भोजन के लिए, सुरक्षित आवास के लिए, जहां संतान का उचित पालन पोषण हो जाए, प्रतिवर्ष लंबी यात्राएं करते हैं। कुछ पशु पक्षी संसार के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां वर्ष भर मौसम बदलता रहता है। जब मौसम बदलता है, प्रजनन और पालन पोषण की, जब मौसम बदलता है, प्रजनन और पालन पोषण की परिस्थितियां भी प्रतिकूल हो जाती हैं। कुछ जंतु इन बदलती परिस्थितियों में स्वयं को नहीं ढाल पाते हैं और मर जाते हैं, जबकि अन्य जो अनुकूल क्षेत्रों में पाए जाते हैं वे बचे रहते हैं। कुछ जंतु जैसे सारस, बतख, क्रेन आदि दूसरे देशों से भ्रमण करने के लिए प्रत्येक सर्दी में भारत आते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी भारत आते हैं, वाराणसी में भी आते हैं, गंगा में जाड़े के दिनों में आप देख सकते हैं दिसंबर में। ये यहाँ अपना घोंसला बनाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और जब मौसम गर्म होने लगता है तो यहाँ की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो फिर वो वापस लौट जाते हैं साइबेरिया या जहाँ उनका मुख्य आवास है। सर्प, मीन जैसी प्रवासी मछलियां अपना पूरा जीवन नदियों में बिताती हैं और अंडे देने के लिए समुद्री यात्रा करती हैं। जब अंडे फूटते हैं तो सर्प, मीन मछली उन्हें खा जाती है और शिशु वापस उस स्थान पर आ जाते हैं जिस स्थान से सर्प, मीन मछलियां आई थी, यानी कि कुछ अंडे बच जाते होंगे। उत्तरी ध्रुव पर रहने वाली कुछ व्हेल मछलियां गर्म स्थानों की ओर प्रवास पर चली जाती हैं। यहाँ वे बच्चों को जन्म देती हैं गर्म स्थान पर, ताकि बच्चे उनके सुरक्षित रहें, अत्यधिक ठंड से मर न जाएं। कुछ माह बाद संतान के साथ वे उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती हैं जब संतान कुछ बड़े हो जाते हैं। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।